अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये लेक्चर फ़िज़िक्स के हवाले से है और फ़िज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उस हवाले से हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत अहम होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ MD-CAT एंड E-CAT एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो बहुत सारे ऐसे MCQs होते हैं जो बहुत बेसिक लेवल के होते हैं। सम टाइम हम उनको याद तो कर लेते हैं लेकिन वो हमें समझ नहीं आए होते, और जब तक हमें कोई MCQ समझ ना आए तब तक हम उससे रेलिवेंट किसी भी तरह का MCQ एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर सकते। तो MCQs को सिर्फ क्रैमिंग की हद तक जो है वो हमें याद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए ताकि उस टॉपिक से रेलिवेंट किसी भी और तरह का MCQ वैल्यू चेंज होने के साथ आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर लें। तो इस चैप्टर के हवाले से 50 इम्पॉर्टेंट MCQs हमने इस लेक्चर के अंदर ऐड किए हैं और आई होप सो आपको वो समझ आएंगे और हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। So here is the first MCQ that is very important और ये MCQ है, इसके अंदर बताया हुआ है कि जो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस वो है 120 न्यूटन। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि F इज़ 120 न्यूटन एंड द डिस्टेंस इज़ डबल। डिस्टेंस डबल होने का मतलब है कि अगर पहले डिस्टेंस R था तो बाद में डबल होने के बाद कितना हो गया 2R। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ अगर हम फोर्स का फार्मूला देखें तो वो क्या होता है K(Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो जो न्यू फोर्स है अगर हम उसको F डैश से लिख लें तो वो क्या बन जाएगा 1/2R का स्क्वायर, और 1/2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हमें पता है क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब है अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो जो न्यू फोर्स है और जो प्रीवियस फोर्स है वो 4 के फैक्टर से उसमें डिफरेंस आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि न्यू फोर्स इज 4 टाइम्स लेस देन द ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर पहले वाली फोर्स जो है वो 120 न्यूटन थी तो हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियस फोर्स अगर 120 न्यूटन है तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगी 120/4 30 न्यूटन। सो दिस विल बी द आंसर। और इसका आंसर 30 न्यूटन किस तरह से आया ये हमें अब क्लियर हो गया। देखें, हमें MCQ को कंसेप्चुअली जो है वो समझना चाहिए ताकि फॉर एग्जांपल एक MCQ है उसमें 120 की जगह 100 आ जाता है, जहाँ जैसे यहाँ पे डिस्टेंस को डबल किया है वहाँ ट्रिपल करके पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट MCQ इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance of 4 meter from a point is 200 Newton per column. If the distance is reduced to 2 meter, the electric field intensity will be. देखें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लिखें तो वो होता है K(Q/R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं, K इज द कांस्टेंट एंड Q इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। इसमें बताया हुआ है कि पहले वैल्यू 200 न्यूटन कॉलम थी और डिस्टेंस कितना था 4। बाद में हम अगर देखें तो हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया है हाफ। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी जो न्यू डिस्टेंस है वो R का R/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, देखें अगर मैं इस इक्वेशन को चेंज करूं तो ये 1/R/2 का स्क्वायर, और आपको पता है ये R/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा R/4 R²/4। इट मीन्स ये 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जब हम डिस्टेंस को हाफ करेंगे
तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो इस तरह अगर हम पहले वाली वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, पहले वाली वैल्यू हमें 200 दी हुई थी, तो 4 मल्टीप्लाई 200 कितना हो जाएगा, 800 न्यूटन पर कॉलम। इस तरह से हम प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। Okay, next is Coulomb's law for the force between electric charges is most closely resembles with। जो Coulomb's law है उसके लिए जो फोर्स की वैल्यू है वो किसके साथ क्लोजली रिलेट करती है। Coulomb's law का फार्मूला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर हम इसको कंपैरिजन करें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ, तो उसका फार्मूला था F इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर डी स्क्वायर। तो इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें रिलेट करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें रिलेट करती हैं? बोथ फोर्सेस वेरी इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों ही जो है वो इनवर्सली रिलेट कर रही हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ। और कॉलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में ये फ़र्क है कि कॉलम्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ masses. So in this way fourth option will be the answer. Electric field at a point situated at a distance d from a straight charge conductor is। ये अभी हम फार्मूला पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम R की जगह D लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के क्यू ओवर डी स्क्वायर। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? ये आमतौर पर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो हम फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं वो आउटवर्ड बनाते हैं। और वो आउटवर्ड क्यों बनाते हैं? आमतौर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँ, यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँ और यहाँ पर रख दूँ डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा कि ये जो टेस्ट चार्जेस हैं इन पर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट होगी, और फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? इस डायरेक्शन में, यानी ये अवे फ्रॉम द ओरिजिनल चार्ज करेंगे, क्योंकि दोनों ही लाइक चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस के केस में दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल, और इस तरह जो इसकी डायरेक्शन बनेगी वो अवे बनेगी। इस तरह अगर बहुत सारे पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस होंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो अवे बनेगा। तो आमतौर पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करते हैं। इस तरह इनकी जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनती है वो भी कैसे बनती है? इट बिकम्स अवे फ्रॉम द चार्ज। Okay, next is a field line and in an equipotential surface R। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए what is equipotential। equi वर्ड का मतलब होता है equal, और potential means potential, यानी जो फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको भी हम potential कह सकते हैं। ओके, तो अगर हम देखें ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और इसका जो फील्ड है, अगर हम इसमें फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इस फील्ड के अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी उससे क्या मुराद होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होगा कि इस चार्ज के बाहर कुछ एरिया ऐसा होगा, एक सरफेस ऐसी होगी जो, अगर हम फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल मैं इसके बाहर ड्रॉ करूं, तो ये सर्कल वो है जिसका डिस्टेंस इस चार्ज से क्या होगा? इक्वल। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगी? ये सर्कल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, क्योंकि इस सरफेस का जो डिस्टेंस है सेंट्रल चार्ज से वो इक्वल है, और इस तरह इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल होगी इन सारे पॉइंट्स पर। इसी तरह हम एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बना सकते हैं, इसके बाहर एक और बड़ा सर्कल बना सकते हैं। बहरहाल अगर हम इस सरफेस को देखें किसी भी एक फील्ड लाइन के साथ, तो इनका जो आपस में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। सो हम कहते हैं कि ये सरफेस और फील्ड लाइंस आपस में कैसे होती हैं? बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और in other words they form the angle of
90 डिग्री। सो इसका जो आंसर है वो होगा ऑलवेज एट 90 डिग्री। नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ चार्ज बॉडीज टू एक्सर्ट फोर्स ऑन एन अदर इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ। देखें फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ज बॉडी है, इसके करीब मैं एक और चार्ज बॉडी लेकर आता हूँ, लेट्स सपोज नेगेटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। एंड व्हाई दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि इन दोनों का क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया, वो एरिया जिसके अंदर एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर क्या कर रहा होता है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है। तो जो चार्ज बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, अ कैपेसिटर स्टोर्स 0.24 कॉलम एट 10 वोल्ट इट्स कैपेसिटेंस। अगर एक कैपेसिटर जो है वो इतना चार्ज स्टोर कर रहा हो तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। फार्मूला हमें पता है Q इज इक्वल टू होता है CV, और C किसके इक्वल हो जाएगा, Q ओवर V। चार्ज की वैल्यू है 0.24 और वोल्टेज कितने हैं 10। पॉइंट को अगर हम ख़त्म करें तो यहाँ पे नीचे हम एक और जो है 3 जीरोस ला सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे पॉइंट को ख़त्म ना भी करें तो इसे एक और तरह से सॉल्व किया जा सकता है कि डायरेक्ट जो है पॉइंट और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 0.24024 फैरेड। सो दिस विल बी द आंसर। सिंपल देखें, हम इस तरह की कोई भी वैल्यू चेंज होके एग्जाम में किसी भी तरह से पूछी जा सकती है। हमें सिर्फ जो है इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, वैल्यूज़ को पुट करना आना चाहिए। हम एमसीक्यूज को डायरेक्ट सिर्फ याद नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता कि यही एमसीक्यू एग्जाम में आने हैं या एम कैट या ई कैट में आने हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको ये क्लियर हो जाए तो आप इससे मिलता जुलता कोई भी एमसीक्यू जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग अ कैपेसिटर इट इज बेटर टू सेलेक्ट अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग। आमतौर पे हम कैपेसिटर बनाने के लिए ऐसा डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं जिसकी परमिटिविटी हाई होनी चाहिए। क्यों हाई होनी चाहिए, बिकॉज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज गिवन बाय दिस फार्मूला A इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। तो जब भी हम कैपेसिटेंस हाई करना चाहते हैं टू इंक्रीज द कैपेसिटर, हम क्या करते हैं, उसकी कैपेसिटेंस को हाई करने के लिए आमतौर पे हम उसके डाइलेक्ट्रिक को हाई कर देते हैं, इंक्रीज द एप्सिलॉन R। And what is epsilon R? Epsilon R is the relative permittivity which depends on the medium। ठीक है, तो इसलिए हम एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक चूज करते हैं जिसकी परमिटिविटी हाई हो ताकि उससे जो हमारी कैपेसिटेंस है, रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस, वो इंक्रीज हो जाए फॉर गिवन डायमेंशंस। ओके, नेक्स्ट इज द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर। कैपेसिटेंस के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, तो कैपेसिटेंस के जो यूनिट्स हैं वो हमें पता है Q इज इक्वल टू, वैसे फार्मूला अगेन सेम फार्मूला Q इज इक्वल टू CV। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो C जो है वो चार्ज, वो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और V जो है वो वोल्टेज है जो बैटरी की तरफ से डिलीवर किए जा रहे हैं टू द कैपेसिटर। तो इस तरह अगर हम C की वैल्यू देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाय V, और Q का जो यूनिट है ये क्या होता है, कॉलम, और V का यूनिट होता है वोल्ट। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो फैरेड है दिस इज इक्वल टू कॉलम्स पर वोल्ट। सो द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड विच इज इक्वल टू कॉलम पर वोल्ट। नेक्स्ट, इफ 3 कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको क्लियर होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उन सब का जो लेफ्ट एंड है, लेफ्ट प्लेट है, उन सब को हम एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, और जितनी भी राइट प्लेट्स होती हैं उन सब को हम दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद फिर हम उनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आमतौर पे इसकी जो वैल्यू है ये हमें गिवन है 10 माइक्रोफैरेड, और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला सिंपल होता है C1 C2 C3, या एक और फार्मूला जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये डायरेक्ट आप उससे कर सकते हैं। जब सारे कैपेसिटर्स इक्वल होते हैं तो इक्वल कैपेसिटर्स के केस में जो CE है
इसका फार्मूला हो जाता है n मल्टीप्लाई c। तो इसे हम यूं भी फाइंड कर सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 30। या इसको हम यूं भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, सो 3 मल्टीप्लाई 10 दिस विल बी इक्वल टू 30 माइक्रोफैराड। आप इनमें से कोई भी एक फार्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं और इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज if an AC voltage is applied to a capacitive circuit, the alternating current can flow in the circuit because alternating current क्यों फ्लो कर रहा होता है सर्किट में जब हम वोल्टेज को अप्लाई कर रहे होते हैं? उसकी सबसे बड़ी रीजन यही होती है कि जो वोल्टेज वेरी कर रहा होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच रिपीट्स इट्स साइकिल और विच चेंजेस इट्स वैल्यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये अपने साइकिल को बार बार रिपीट कर रहा होता है और साइकिल के अंदर जो है दोनों ही वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो उस केस में क्या होता है कि एक साइकिल के फर्स्ट हाफ में अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो सेकंड हाफ में कैपेसिटर क्या होना शुरू हो जाता है? डिस्चार्ज। तो इस तरह जो वोल्टेज वेरी कर रहे होते हैं वो दोनों करंट्स को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, चार्जिंग भी और डिस्चार्जिंग भी। तो इस तरह हम कहते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो कर सकता है, बट डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो। डायरेक्ट करंट फ्लो ना करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है और उससे जो कैपेसिटर है वो बहुत जल्दी सैचुरेशन स्टेज में आ जाता है। नेक्स्ट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस सराउंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। तो ये लेट्स सपोज हमारे पास ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं और अगर हम उन चार्जेस को, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस से बाहर निकलेगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो है, दिस लाइंस या द फ्लो ऑफ दीज लाइंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको हम आमतौर पर डिनोट करते हैं फाई से, एंड दिस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। एप्सिलॉन जो है ये कांस्टेंट होता है क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते वंस वी चूज द मीडियम। मीडियम चूज करने के बाद हम इसको बार बार नहीं यूज कर सकते। तो इस तरह हम कहते हैं दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड दिस लॉ इज नोन एज गॉसेस लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ which describes the flow of electric flux from any closed surface. Okay जी, next MCQ is 3 capacitors of capacity C are given. The resultant capacity, ये capacity दी हुई है 2/3C और ये पूछा हुआ है कि आप बताएं कि ये कैसे हासिल हुई है। तो सबसे पहले हम सीरीज कम्बिनेशन के लिए देख लेते हैं। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है? देखें, सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला होता है, उसमें हम 1/CE इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C यूज करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3/C और यहाँ से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगी? C/3 की। अच्छा, इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, उस केस में ये आंसर नहीं आ रहा। तो हम पैरेलल के लिए देखते हैं। पैरेलल के लिए सिंपल फार्मूला होता है, हम डायरेक्ट इसको ऐड कर देते हैं। सो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा 3C। ये भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है उसने जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि जो 2/3C आंसर है ये कौन से कम्बिनेशन के लिए। तो अब हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, when 2 are in parallel। पहले हम दो को पैरेलल में देख लेते हैं। दो जब पैरेलल में होंगे तो क्या होगा? फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? देखें, दो पैरेलल में होंगे तो डायरेक्ट ऐड जुड़ जाएंगे, C प्लस C क्या हो जाएगा? 2C। और इसके बाद थर्ड क्या है? सीरीज में। तो अब हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे फार्मूला यूज होगा 1/CE इज इक्वल टू, ये दो पैरेलल का आंसर पहले ही आ चुका है तो ये बन जाएगा 1/2C प्लस थर्ड जो है वो सीरीज में है, मतलब थर्ड जो है उनके साथ सीरीज में है, तो ये आंसर आ जाएगा 1/C। यानी ये जो 2C है, अब ये वाला कैपेसिटर सीरीज में है C के साथ, तो अब हम इसके एलसीएम लेंगे 2C, इट बिकम्स 1 + 2 और 1 + 2 होता है 3/2C। ठीक है, और अगर हम इसको इन्वर्ट करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या बन जाएगी? इट बिकम्स CE इज इक्वल टू 2/3C। तो इस तरह हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इस कॉम्बिनेशन के लिए ठीक आई है जो उसने गिवन दी है हमें
MCQ में कि 2 इन पैरेलल एंड थर्ड इन सीरीज। इस तरह हम बारी बारी इस कॉम्बिनेशन के लिए इनको चेक कर सकते थे। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वेरिएशन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स अनअफेक्टेड। फार्मूला हमें पता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। यहां से अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। फर्स्ट इज एरिया, ठीक है, सेकंड इज परमिटिविटी जो कि स्पेस के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड थर्ड इज डिस्टेंस, या जिसे हम कह सकते हैं इट इज द सेपरेशन। तो कौन सा फैक्टर है जिसके लिहाज से ये अनइफेक्टेड है? दैट इज थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन में नहीं दिया हुआ। सो फॉर दिस फैक्टर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स अनइफेक्टेड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो मेटेलिक चार्ज स्फीयर इज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर किस तरह से होता है? ये गॉसेस लॉ की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसमें समझाया हुआ है कि लेट्स सपोज अगर हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं जिसके ऊपर बाहर से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या है, चार्ज है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिसके अपने ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हम इस बाहर वाले स्फीयर को इसलिए गॉसियन सरफेस नहीं बना सकते क्योंकि इसके अपने ऊपर चार्ज है, ठीक है। और इस गॉसियन सरफेस के हम रेडियस को एज्यूम कर देते हैं, दिस इज r डैश। और अब हम देखते हैं क्या इस गॉसियन सरफेस से कोई फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर चार्ज तो कोई है नहीं, और चार्ज ना होने का मतलब है फ्लक्स भी बाहर कोई नहीं जा रहा होगा क्योंकि फ्लक्स तो बाहर वाले स्फीयर के ऊपर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स विल बी 0। लेकिन एक और डेफिनेशन के मुताबिक जो फ्लक्स का एक और फार्मूला है, अगर हम उसको लिखें तो अनदर एक्सप्रेशन ऑफ फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू E डॉट A। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। इसका मतलब है E डॉट A का जो फैक्टर है ये क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी इक्वल टू 0। जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो उनमें से या तो दोनों को 0 होना चाहिए या किसी एक को हर सूरत 0 होना चाहिए। तो इस केस में एरिया तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि अंदर वाली जो हमने सरफेस एज्यूम की है उसका कुछ ना कुछ एरिया है। इसका मतलब है इस केस में क्या 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने का क्या मतलब है? ये जो गॉसियन सरफेस है ये इस चार्ज स्फीयर के अंदर है। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो हम कह सकते हैं कि चार्ज स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो 0 होती है। सो दिस विल बी द आंसर। इन कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन। ये बहुत क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है वो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर स्टोर होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और ये डाई इलेक्ट्रिक जो है ये अपने आप को पोलराइज करता है, पोल्स में चेंज करता है और उसमें जो है वो चार्ज स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आमतौर पे जो वैक्यूम है इसकी तो वैसे ही जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये फिक्स होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12। दिस इज फॉर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम हर एक के लिए फिर एप्सिलॉन आर भी देखते हैं। एप्सिलॉन आर वैक्यूम के लिए 1 होता है और बाकियों के लिए 1 से ग्रेटर होता है। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो सिरामिक की होती है। और सिरामिक जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जो आमतौर पे कैपेसिटर्स को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए भी यूज होता है बिकॉज इट्स रिलेटिव परमिटिविटी इज वेरी हाई। और इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। द पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर कैपेसिटर इज। प्योर कैपेसिटर जो है वो पावर को डिसिपेट नहीं करता। सो पावर डिसिपेटेड इज 0 क्योंकि जो कैपेसिटर का काम है, the purpose of capacitor is to store charge and then to deliver charge। पहले ये चार्ज को स्टोर करता है और फिर ये चार्ज को डिलीवर करता है। लेकिन जो एक प्योर कैपेसिटर सर्किट होता है, यानी अगर हम आइडियल केस को एज्यूम करें कि उस सर्किट के अंदर सिर्फ कैपेसिटर है तो वो डिसिपेशन नहीं करता, वो पावर को कंज्यूम नहीं करता, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं देयर इज नो पावर डिसिपेशन इन द
प्योर कैपेसिटर सर्किट। सिमिलरली प्योर इंडक्टर भी जो है वो भी एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, वो भी पावर को डिसिपेट नहीं कर रहा होता। ओके जी, नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद। कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे होती है? हमें पता है फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अगर हम इस फैक्टर के मुताबिक देखें तो यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन बताया हुआ है, एक एरिया और दूसरा डिस्टेंस। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यानी अगर हमने कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो फिर हमें एरिया को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, लेकिन जो डिस्टेंस है उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। सो इस तरह हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एरिया and decrease in distance between the plates. First option will be the answer. A paper capacitor is usually in the form of, इसके लिए ये rolled foil का आंसर होगा। होता क्या है एक्चुअली, हम 2 strips लेते हैं, 2 strips of paper, और ये दोनों strips क्या होती हैं, both are conducting। ये कोई एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, उनकी फॉइल्स जो है वो हम ले लेते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल की। और इनके दरमियान में एक ऑयल्ड या जो ग्रीस्ड पेपर है जिसको हम कहते हैं, वो हम जो है यूज करते हैं इन बिटवीन दीज 2 स्ट्रिप्स, ठीक है जी, एन ऑयल्ड पेपर। ये जो कंडक्टिंग स्ट्रिप्स हैं ये एक्ट करती हैं एज ए प्लेट्स, और ये जो ऑयल्ड है पेपर, दिस एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक। और फिर हम इनको रोल कर देते हैं ताकि हम कैपेसिटेंस को ज्यादा हासिल कर सकें बाय इंक्रीजिंग देयर एरिया, और इनके दरमियान डिस्टेंस मिनिमम रखा जाता है और इनको रोल करके एक फॉइल की शक्ल में, एक सिलेंड्रिकल शेप में चेंज कर दिया जाता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि पेपर कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ रोल्ड फॉइल। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, बहुत सिंपल है, कैपेसिटेंस का यूनिट जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला C इज इक्वल टू Q ओवर V, कैपेसिटेंस का जो यूनिट है ये होता है फैरेड, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू चार्ज का यूनिट होता है कॉलम, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। सो वी कैन ऑल्सो से दैट द यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फैरेड विच इज इक्वल टू कॉलम्स पर वोल्ट। ओके जी, नेक्स्ट है अ कैपेसिटर इन अ सर्किट बिकेम हॉट। एक सर्किट में जो कैपेसिटर है वो हॉट हो गया और उसके बाद ये एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। तो हमने बताना है कि इसमें कौन सा कैपेसिटर यूज हुआ था। तो आमतौर पे इसका आंसर जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होगा। उसकी रीजन ये है कि आमतौर पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है दैट इज इन पोलराइज्ड फॉर्म, ठीक है। और पोलराइज्ड फॉर्म का मतलब है कि इसमें हम कनेक्टिंग पोल्स लगाते हैं, और कनेक्टिंग पोल्स की वजह से हमें ख्याल रखना पड़ता है कि जो पॉजिटिव पोल है वो कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल विद द पॉजिटिव, एंड नेगेटिव शुड बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इनकरेक्ट पोलैरिटी के केस में क्या होगा, व्हेन द पोलैरिटी इज इनकरेक्ट, उस केस में सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा कि जो हमारे पास मटेरियल है या जो इंसुलेटिंग लेयर होती है वो क्या होगी, इट विल ब्रेक डाउन, ठीक है। और इंसुलेटिंग मटेरियल ब्रेक डाउन होने की वजह से हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, इट विल डैमेज द कैपेसिटर, ठीक है जी। इस तरह से हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है अगर हम उसके कनेक्शंस को रॉन्ग करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, तो ये कैपेसिटर जो है वो एक्सप्लोड हो जाएगा ड्यू टू इनकरेक्ट पोल्स। नेक्स्ट है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन एज। रिलेटिव परमिटिविटी का जो फार्मूला है दैट इज 1। देखें आमतौर पे जो हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे मैं अगर फार्मूला लिखूं कैपेसिटर का, ये होता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। लेकिन फ्री स्पेस के केस में एप्सिलॉन आर जो है वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स 1। तो आमतौर पे फ्री स्पेस के लिए जो हम फार्मूला लिखते हैं वो फिर ये हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। बाकी जितने भी मीडियम्स हैं उन सब के लिए जो उनकी वैल्यू है एप्सिलॉन आर की, दैट इज ग्रेटर देन 1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ डैश क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, बहुत ही सिंपल है, इसका फार्मूला होता है इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज
सिंस अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर हम देखें तो फील्ड जो फोर्स है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड व्हेन वी डिवाइड एनी वेक्टर क्वांटिटी विद अ स्केलर क्वांटिटी, so the result is also a vector quantity, so it has a specific direction. If a 6 microfarad capacitor is charged to 200 volt, the charge in columns will be, ठीक है, ये फार्मूला सिंपल है, यहाँ पे यूज करेंगे Q इज इक्वल टू CV, और यहाँ पर Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, C की वैल्यू जो है ये गिवन है 6 माइक्रो, and voltage is 200. 6 multiply 200, it becomes 1200 microcoulomb. So the charge is 1200 microcoulomb. देखिए इस तरह के बहुत सारे MCQ जो है वो हम Q is equal to CV फार्मूले पर भी कर चुके हैं। तो हमें वैल्यूज को याद नहीं रखना या आंसर्स को याद नहीं रखना, बल्कि हमें मेथड को क्लियर करना है कि ये किस तरह सॉल्व हुआ है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो इनको सॉल्व करना जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके जी, MCQ 27, इसमें कहा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद 50 पिकोफैरेड टू मेक एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 150। तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस की वैल्यू पहले ही बताई हुई है दैट इज 50 पिकोफैरेड, और दूसरी कैपेसिटेंस का पूछा हुआ है कि हम दूसरा कैपेसिटेंस कौन सा यूज करें कि उससे जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाए 150 पिकोफैरेड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत ही आसान फार्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, दैट इज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। हमें पता है ये 150 है और इसमें से C1 जो है वो क्या है 50, तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे वैल्यू कौन सी होनी चाहिए कि अगर हम उसमें 50 ऐड करें तो 150 हो जाए, सो इट विल बी 100 पिकोफैरेड। सो द आंसर इज 100 पिकोफैरेड। दिस इज वेरी सिंपल। At a point is equal to the negative potential gradient at that point, के नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, ये एक फार्मूला है बहुत सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब हम अलोंग द डिस्टेंस किसी चीज को देख रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो वेरिएशन आ रही होती है, तो उस वक्त हम ग्रेडियंट का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि जब हम पोटेंशियल को, जब ये डिक्रीज हो रहा होता है, पोटेंशियल चेंज हो रहा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज हो रही होती है। और नेगेटिव साइन का मतलब है कि अगर इनमें से एक वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो दूसरी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज अलोंग द डिक्रीज ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है, डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है इसके मुताबिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, ये बहुत सिंपल है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में कुछ स्लाइड पीछे इसको पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर। एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली, जो रेस्ट में, जब भी कोई चार्ज रेस्ट की हालत में होता है तो उस वक्त सिर्फ कौन सा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है। बट व्हेन एवर अ चार्ज इज इन मोशन, जब मोशन में होता है तो उस वक्त दोनों फील्ड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि व्हेन एवर अ चार्ज इज इन रेस्ट देन इट प्रोड्यूसेस ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर, देयर इज नो रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज लाइंस, इनको सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं so that we may get the idea of field and this direction and its strength. So these are the imaginary lines. No real implementation exists for these lines. ये lines जो हैं ये सिर्फ imaginary होती हैं, not real. इनको हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए बना रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि these are the imaginary lines। और एक और important MCQ भी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट था it was given by Michael Faraday. Next, a free space between the plates of capacitor is replaced by dielectric. अगर हम free space को replace कर दें dielectric से तो उससे क्या इफेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे ये समझाया हुआ है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसके पास पहले जो दरमियान में
मीडियम है, ये मैं सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ, वो फ्री स्पेस है। लेकिन जैसे ही हम उसके दरमियान में कोई ना कोई डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इसके दरमियान में जो डायलैक्ट्रिक है उसकी जो पोलराइज होने की कैपेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। सो ड्यू टू लार्ज स्टोरेज एंड पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, सो द पोटेंशियल विल डिक्रीज। और जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो हमें फार्मूला पता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला Q इज इक्वल टू सी वी और C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो हम कहते हैं इफ Q इज कांस्टेंट, अगर Q कांस्टेंट होगा तो उस केस में पोटेंशियल डिक्रीज होने से जो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में एक फार्मूला है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, ठीक है। अगर हम इस फार्मूले के मुताबिक देखें तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को ऐड करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और कैपेसिटेंस और वोल्टेज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होने से वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली जब हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर, तो इस तरह से जो C इंक्रीज करने से E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये C ऑप्शन इसका आंसर होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन कैपेसिटेंस और एनर्जी दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका आंसर आ जाएगा। उसकी रीजन ये है कि जब भी कोई चीज फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो तब तो हमें उस पर वर्क करना ही नहीं पड़ता। लेट्स सपोज ये एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिव प्लेट है। आमतौर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ड्रॉ करते हैं वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक चार्ज को मूव करवाएं या यहाँ पे चार्ज को लाके छोड़ दें जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से पुश होगा पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव की तरफ क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। तो इसकी जो अपनी डायरेक्शन बनेगी वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगी। लेकिन अगर हम इस पर वर्क करेंगे तो वर्क करने का मतलब है कि हम इसको अगेंस्ट द फील्ड जो है वो मूव करवा रहे होंगे, और जितना हम इसको मूव करवाएंगे बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट वर्क डन ऑन द गिवन चार्ज विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस के केस में जो हम वर्क कर रहे होते हैं, वर्क डन ऑन द चार्ज इज अगेंस्ट द फील्ड। जब भी हम खुद वर्क करते हैं तो हम फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा रहे होते हैं, एंड व्हेन द वर्क इज डन बाय द चार्ज, तो उस वक्त वो खुद फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट है इक्वी पोटेंशियल प्लेन्स आर। जो डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल प्लेन्स होते हैं वो आपस में किस तरह से होते हैं। आमतौर पे एक पॉजिटिव चार्ज की जो हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज करते हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम पहले भी पढ़े हैं कि ये एक ऐसी सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये एक रेड सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसकी चार्ज से वैल्यू जो है वो सेम है, तो ये पूरा सर्कल एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना सकता हूँ। इस पूरी सरफेस पर भी जो चार्ज की जो फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम होगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों सर्कल्स को देखूं तो इनके दरमियान जो गैप है वो थ्रू आउट इक्वल है, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इक्वल गैप होने का मतलब है कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करे और इस तरह ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। सो हम कह सकते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू वन अनदर। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही होती है। कैपेसिटेंस का हमने फार्मूला पढ़ा था C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। और अगर हम इन सारे फैक्टर्स को देखें तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, एरिया, परमिटिविटी या जिसको हम डायलेक्ट्रिक कह रहे हैं कि हम कौन सा यूज करें, एंड थर्ड इज द डिस्टेंस, एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर नोन एज ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो हम कह सकते हैं कि वो एक्चुअली किस चीज पर डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर।
10 column capacitor is to have an energy content of 20 joule. It must be placed. तो कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या दी हुई है 10 कॉलम और एनर्जी की वैल्यू क्या दी हुई है 20 जाउल। तो हमें उसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस में रखना चाहिए। फार्मूला यूज करेंगे एनर्जी के लिए हाफ सी वी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू 20 1/2, सी की जगह क्या आ जाएगा 10 और वी स्क्वायर वैसे आ जाएगा। 10 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 इस साइड पे 20 से जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 20/5 क्या हो जाएगा 4। और जब हम 4 का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, सो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 2। तो इस तरह हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रिक्वायर्ड है 2 वोल्ट्स। तो इस तरह देखें एमसीक्यूज की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, जो आपकी बेसिक इक्वेशंस होती हैं लॉज की और डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स की और उनके हवाले से जो है और फील्ड की, उन इक्वेशंस को आपको याद होना चाहिए। और उनमें से उस इक्वेशन में कोई एक वैल्यू अननोन होती है, बाकी सारी वैल्यूज नोन होती हैं। आप उन इक्वेशंस को यूज करते हुए जो है आप अननोन वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज MCQ नंबर 37, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन। कौन से कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ग्रेटर होगी। तो आमतौर पे जब हम सीरीज में कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं, ये अब हम लास्ट में अब तक हम फार्मूला पढ़ चुके हैं सीरीज और पैरेलल के लिए, इसको हम सॉल्व करके भी फाइंड कर सकते हैं। सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और पैरेलल के लिए क्या होता है CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो आमतौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, तो हम यूं कह सकते हैं कि पैरेलल केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है इंक्रीज, जबकि सीरीज के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाती है डिक्रीज। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता चलूं जो आप याद रख सकते हैं, वो ये है कि सीरीज के अंदर ये वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। जो इन सारे कैपेसिटर्स के अंदर सबसे छोटी वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू उससे भी कम आती है, जबकि पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो जो जितने भी कैपेसिटर्स दिए होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू उससे भी ग्रेटर आती है। तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरह ये एमसीक्यू स्मॉलर के लिए भी आ सकता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉलम चार्ज इज इक्वल टू। देखें इसमें बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, हमने फार्मूला यूज करना है Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज का फार्मूला होता है NE, वेयर N इज द नंबर ऑफ चार्जेस, E इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड Q इज द टोटल चार्ज। तो वन कॉलम के लिए पूछा हुआ है, हम Q की जगह 1 पुट कर देंगे, N की जगह हमने फाइंड करना है और E की जगह 1.6 इंटू 10 पावर -19। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 पावर -19, और ये बनेगा दिस इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10 पावर 28 अप्रॉक्सीमेटली। इसको आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। बहरहाल ये आपको याद भी होना चाहिए कि किस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, या डायरेक्ट ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। व्हाट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस। देखें लेट्स सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके बाहर एक सर्टेन एरिया तक अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो ये वो एरिया है जहां तक इस चार्ज का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, हम कह सकते हैं फील्ड। इसके बाहर वाला जितना भी एरिया होगा वो इस चार्ज के लिए क्या होगा इनफाइनाइट एरिया, क्योंकि वो इस चार्ज के फील्ड की रेंज से बाहर होगा। और इनफाइनाइट एरिया के हम किसी भी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू देखेंगे तो वो फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, सो इनफाइनाइट मीन्स ऐसा पॉइंट जो उस फील्ड से बाहर है। ठीक है, और वो फील्ड से बाहर जो पॉइंट होगा वो चाहे कोई भी पॉइंट हो, वहां पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इट्स वैल्यू इज 0। ओके जी, हम इस एमसीक्यू की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक हमें जो है रिलेशन गिवन है यूनिट्स की फॉर्म में, और पूछा गया है कि बताएं
कि ये जो न्यूटन पर कॉलम है ये किसके इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। और ये कैसे आया है इसको हम प्रूव कर लेते हैं। वोल्ट पर मीटर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ फार्मूलाज की हेल्प लेता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, W का होता है जाउल वर्क एंड Q का होता है चार्ज। इसका मतलब है मैं वोल्ट की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं वोल्ट की जगह लिख सकता हूँ जाउल पर कॉलम इनटू मीटर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब हम जाउल को चेंज करने के लिए एक और फार्मूला लिखते हैं। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी जहां पे जाउल लिखा हुआ है उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर। तो देखें ये बन जाएगा न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर ओवर कॉलम मल्टीप्लाई मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से वोल्ट पर मीटर किसके इक्वल आ जाएगा, न्यूटन पर कॉलम। तो ये हमने प्रूव कर लिए कि किस तरह से न्यूटन पर कॉलम वोल्ट पर मीटर के इक्वल आता है। तो एमसीक्यूज की एक फॉर्म ये भी हो सकती है कि हमें एक यूनिट दिया हुआ हो और उसके इक्विवेलेंट वाली फॉर्म के बारे में पूछा हुआ हो। अ चार्ज ऑफ 0.10 कॉलम एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1000 वोल्ट। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की वैल्यू है 0.10 और पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 1000। दिस विल बी इक्वल टू 100 जाउल। So 100 joule will be the answer. In charge capacitor the energy resides in, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके अंदर जो है वो चार्ज स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह इंडक्टर के लिए हम आगे कुछ चैप्टर्स में हो सकता है पढ़ेंगे और उसमें जो इंडक्टर के लिए जो एनर्जी रिसाइड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ एमसीक्यूज हम रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। सिलीनियम बिकम्स अ कंडक्टर इन लाइट। सिलीनियम इज अ कंडक्टर विच इज यूज्ड इन फोटोकॉपियर मशीन। फोटोकॉपियर के अंदर जो है जब हमने इमेज लेना होता है फॉन्ट्स का तो उस वक्त हम सिलीनियम को यूज करते हैं क्योंकि इमेज के ऊपर कुछ डार्क और लाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। बहरहाल सिलीनियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये लाइट के अंदर कंडक्ट करता है और जब डार्कनेस होती है तो उस वक्त ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिमिलर है फोटोडायोड के साथ। ये पूछा हुआ है कि ये किसके साथ जो है वो सिमिलर है, तो दिस प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू फोटोडायोड। फोटो मीन्स लाइट एंड डायोड इज अ सेमीकंडक्टर। ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जो लाइट की प्रेजेंस में कंडक्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सिलेनियम की प्रॉपर्टी है वो रिलेट करती है similar to photodiode because photodiode also conducts in the presence of light. Okay, next if two charges are increased by 2 times then the force, ये बहुत सिंपल है। फोर्स इज इक्वल टू होता है k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। अगर हम दोनों चार्जेस को डबल कर दें तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, देखें q1 की जगह भी हम लिख देते हैं 2q1, q2 की जगह भी लिख देते हैं 2q2। हर चार्ज की वैल्यू को हम डबल करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4 और बाकी सारा फार्मूला वैसे बन जाएगा। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं न्यू फोर्स विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। सो दिस विल बी द आंसर दैट द फोर्स इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। द परमिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड, परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक and it is also known as dielectric constant, चाहे वो relative permittivity हो या permittivity of free space हो। ठीक है। एंड permittivity का जो वर्ड है ये निकला है परमिशन से। तो हम इसके बारे में यूं इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एनी मीडियम टू पास एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवा सकता है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल हाई इन, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किस केस में हाई होगा, इट इज वेरी हाई इन इंसुलेटर्स। आमतौर पे जो हम कैपेसिटर्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं वो होता भी इंसुलेटर है और उसकी वजह ये होती है कि वो कंडक्शन नहीं करवा रहा होता बल्कि वो सिर्फ जो पोलराइजेशन है
उस इफेक्ट को जनरेट कर रहा होता है, उसमें पोल्स बन रहे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स बन रहे होते हैं, जिनकी वजह से वो चार्ज के इफेक्ट को दूसरे एंड तक डिलीवर कर रहा होता है। नेक्स्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स विल गेट चार्ज इंस्टेंटली, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से ही चार्ज होते हैं। नो डाउट कि वो कंडक्शन नहीं करवा रहे होते, लेकिन कंडक्शन ना करवाने के बावजूद वो अपने आप को चार्ज करते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बहरहाल ये एमसीक्यू एज इट इज तो नहीं आएगा ट्रू फॉल्स के केस में, लेकिन इसमें से कोई एक चीज जो है वो मिसिंग होगी और दूसरे के हवाले से जो है इसमें पूछा हुआ होगा। इंसुलेटर्स परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंसुलेटर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं? इसका जो आंसर है, इंसुलेटर्स परफॉर्म, बहुत ही सिंपल, जाहिर है वो कंडक्शन नहीं करवा रहे होते, करंट को या चार्जेस को पास ऑन नहीं करवा रहे होते बिटवीन टू एंड्स। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। 5 identical capacitors each with capacitance C are connected. The equivalent capacitance between A and B is given by. तो इसका हमने बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से होगी। अच्छा, ये हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं। सबसे पहले हम इनको रीअरेंज करेंगे। इस तरह से डायरेक्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक कैपेसिटर है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है दिस इज एट सेंटर, और इसके अक्रॉस दो कैपेसिटर लेफ्ट साइड पे कनेक्ट हुए हुए हैं और दो कैपेसिटर राइट साइड पे कनेक्ट हुए हुए हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दिस स्ट्रक्चर। अगर हम इसको देखें तो हम इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड दिस फॉर्मेट इज नोन एज वेटस्टोन ब्रिज। जो हमने रेजिस्टर्स के केस में वेटस्टोन वाला फॉर्मेट पढ़ा था, दिस इज सिमिलर टू दिस वेटस्टोन फॉर्मेट। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम अगली स्लाइड में, ये देखें, ये एक कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं तो ये किस तरह से बन जाएगा? अभी हमने पिछली स्लाइड पर ड्रॉ किया था, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इनमें से हर कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो C है। ठीक है जी। अब देखें, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास A और B। इसको हम फर्दर थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं। और रीअरेंज कैसे करते हैं? ये जो लाइन थोड़ा सा टेढ़ा करके दी हुई है, इसको हम बिल्कुल सीधा कर देते हैं इस तरह से। ये दरमियान में ही रहने देते हैं, जो दरमियान में कैपेसिटर है उसको सेंटर पे ही रहने देते हैं। और ये लाइन जो कि थोड़ी सी कर्व्ड शेप में दी हुई है, इसको हम इस तरह से सीधा करके और इस A पॉइंट को यूं लगा देते हैं। तो अब हमारे लिए इसको सॉल्व करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। अब देखें, अब थोड़ा सा इसको हमें सॉल्व करना इजी हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो सेंटर वाला कैपेसिटर है इसको हम लेट्स सपोज नाम दे देते हैं CX। इस कैपेसिटर को निगलेक्ट कर देते हैं, और उसको निगलेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके दोनों साइड पर, इसकी दोनों साइड पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इट्स बोथ साइड्स हैव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सो इट्स इफेक्ट कैन बी निगलेक्टेड। जब भी एक कैपेसिटर के दोनों साइड पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो तो हम कहते हैं जो उसके सेंटर में कैपेसिटेंस है उसका इफेक्ट जो है वो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये कुछ इस तरह से कम्बिनेशन बन जाएगा। अब आप देखें, अगर हम इसको दरमियान से निगलेक्ट कर दें तो ये कम्बिनेशन बन जाएगा। अब हम देखें, ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर भी सीरीज में है और नीचे वाले भी दोनों सीरीज में है। और सीरीज में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं 1/C प्लस 1/C। तो ये आ जाएगा C/2 इसको सॉल्व करने के बाद। और अब ये जब दोनों कैपेसिटर पैरेलल में आ गए तो अब हम इसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट, C/2 प्लस C/2, इट बिकम्स 2C/2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये C आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू C। लास्ट MCQ, the capacitance of a parallel plate capacitor is 2 microfarad. If the charge on it are doubled, the capacitor will be. वैसे अक्सर स्टूडेंट इससे कंफ्यूज होते हैं कि हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, Q is equal to CV, but we already know that C is constant for given potential difference. जब हम एक बार एक कैपेसिटर को यूज करते हैं
तो जो C है वो कांस्टेंट होता है एंड Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर हम चार्ज को डबल करते हैं, इफ Q इज डबल, तो इसका मतलब क्या है कि जो V है उसको हमने इंक्रीज किया था, ठीक है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन V, but overall there will be no effect on capacitance because C remains same, C is always constant, so इसलिए इसका जो आंसर होगा it remains 2 microfarad। so that was all for this slide। हमने देखा इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी जिसको हमने एक्सप्लेन किया, और आई होप सो आपको सब क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वाकई में इसकी समझ आई हो और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लेट अस नो इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आपको इस हवाले से डेफिनेटली गाइड करेंगे। थैंक यू, दैट वाज ऑल जस्ट आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया था, सिर्फ इसलिए कि आप आसानी से एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना सीखें। हम टॉपिक्स को बहुत बार अपनी डेली लाइफ में पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमने एमसीक्यूज़ को भी टॉपिक्स की तरह याद करना सीखा होता है। एमसीक्यूज़ को हमने कैसे सॉल्व करना है उसका हमें आइडिया नहीं होता। तो आई होप सो इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से एमसीक्यूज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।